हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में भैया केमिस्ट्री आपके पास है और सेकंड पेपर आपका होने जा रहा है तो ये एकमात्र वीडियो आपको पास करा देगी। सर जी क्या बात कर रहे हो भाई, यहां पर डी ब्लॉक है, यहां पर एफ ब्लॉक है और ये सब अपने आप में लॉन्ग में आते हैं और उसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डी ऑर्बिटल ही है। और डी ऑर्बिटल के अंदर भी जो 3D सीरीज है वो मोस्ट वांटेड है भाई। और अगर आपने एक बार 3D को समझ लिया तो 4D 5D F सब इसके पीछे पीछे चले आएंगे। यानी ये जो एकमात्र वीडियो हम आपको दे रहे हैं ये 25 नंबर की जुगाड़ है और इसी में से अगर छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं तो 30 से 35 नंबर की जुगाड़ है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। हम अपनी पूरी ताकत लगा के डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो डी ब्लॉक होता क्या है भाई। हम लोग अभी आप फाइनल ईयर में हो तो इतना आपको पता होना चाहिए कि भाई बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो एटम से यानी परमाणु से मिलकर बनी है। जैसे ये पेन किससे मिलकर बना, परमाणु से मिलकर बना यार, ठीक है। और जो परमाणु का नया मॉडल आया उसमें बताया गया कि भैया परमाणु के बीचों बीच में तो न्यूक्लियस होता है यानी नाभिक होता है, ठीक भाई। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उन्हें हम लोग कहते हैं भैया ऑर्बिटल्स, यानी S P D F। हम लोगों ने बचपन से ये 4 ऑर्बिटल पढ़े हुए हैं। यानी जहां पर, सरल भाषा में भाई, जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, उसे हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल भाई, ठीक है। अब इनके डेफिनेशन कैसे देंगे भाई, तो जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, हम हमेशा कहते हैं भैया जो जिसमें जाएगा वो उसी का हो जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स होंगे लेकिन आप यहां पढ़ने आए हो तो आपने कहा भाई BD किडिन वाले सर ने बहुत मस्त पढ़ाया, मजा आ गया। अब कोई कहीं और पढ़ता होगा कहता है मेरे मास्टर बढ़िया पढ़ाते हैं, तो जो जिस ऑर्बिटल में गया वो उसी का हो गया। यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन S में जाए तो वो S ऑर्बिटल कहलाते हैं। अब देखो भैया वीडियो डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं लेकिन डेफिनेशन मान लिया आ गई पेपर में, S ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं तो लिख दो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में जाता है, S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ऐसे एलिमेंट जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में जाता है, P ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो फिर D में भी यही लिखेंगे भाई। क्या लिखा हमने, वे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो D ऑर्बिटल में एंटर करता है, D ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन्हें हम लोग ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण। अब ये संक्रमण क्यों है भाई, संक्रमण मतलब बीमारी होती है यार। इन एलिमेंट्स में आप देखना कोई +2 की ऑक्सीकरण दिखाएगा, कोई +3 दिखाने लगेगा, कलर भी शो करेंगे, कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। जब इतना सब कुछ शो कर रहे हैं इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हम लोग कह देते हैं भाई, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में इन्हें S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच रखा जाता है, सबको पता है। ये पीरियोडिक टेबल होती है, इधर S ब्लॉक होता है, इधर P ब्लॉक होता है, S और P के बीच में D ब्लॉक होता है और नीचे कोने में F ब्लॉक पड़ा होता है। तो भैया इसमें कुछ कठिन है क्या, हमने क्या कहा कि ऐसे एलिमेंट जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में जाएगा D ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक भाई। आवर्त सारणी में इन्हें कहां रखा गया, पीरियोडिक टेबल में S और P के बीच में रखा गया भाई, ठीक। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हम लोग कहते हैं। अब हम लोग इनके बारे में लिखेंगे, समझो भैया। अब ये पेपर में लॉन्ग में आया, समझना भाई। पेपर में लॉन्ग में अगर ये 25 नंबर में आया है तो कम से कम यार 5 हेडिंग तो डालोगे ना, 3 से 4 पन्ने तो लिखोगे ना। तो कम से कम आपको यहां पर हम 7 हेडिंग्स बताने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टी 7 बता देंगे। पेपर में जो 5-6 याद रह जाए वो लिख देना भाई, ठीक। सबसे पहले हम लोगों ने ली है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसे हम लोग 3D कह देते हैं। 3D क्यों कह देंगे, क्योंकि इसमें 3D में इलेक्ट्रॉन जाएगा। सबसे पहले हम आपको पुरानी शक्तियां याद दिलाते हैं। 12th में भी, 11th में भी और फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अफबाउ का नियम पढ़ा था। क्या था अफबाउ का नियम, ओवरऑल उससे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास बनाया करते थे और गाना याद कराया था हमने आपको। जो लोग नहीं थे वो याद करें। अरे 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 1s2 2s2 2p 6 3s2
3p6 4s2 3d10 3d10। अफबाऊ का नियम आपको याद कराया था। लेकिन जब d ऑर्बिटल होता है भैया, फाइनल ईयर में हो, पता होना चाहिए, जब d ऑर्बिटल होता है तो अभी बताया s और p के बीच में d होना चाहिए, इसलिए d को यहां बीच में लिख देते हैं। और इस तरीके से हम लोग विन्यास बनाया करते थे। एक बना के दिखा देते हैं। जैसे अगर कोई कहे 21 का बनाओ तो भैया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, जो बचेगा वो यहां लिख देंगे। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी कहती है s और p के बीच में d होना चाहिए, इसलिए हम लोग d को बीच में रख देते हैं। लेकिन अफबाऊ नियम क्या कहता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। पहले 4s2 भरो, तो पहले 4s2 भर दिया, अब गिन लेंगे। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 21 नंबर का बना रहा है तो एक हम लोग यहां पर लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग विन्यास बनाया करते थे, बहुत आसान है। ऐसे ही 22 का हम लोग बना लेंगे, 3D में 2 हो जाएंगे, 23 में 3D में 3 हो जाएंगे, 24 में 4 हो जाएंगे, 25 में 5 हो जाएंगे, 26 में 6, 27 में 7, 28 में 8, 29 में 9 और 30 में 10 हो जाएंगे। 2 के अल्टरनेट भी बनते थे, आपको याद आ रहा होगा, आपके मास्टरों ने कही होगी, क्रोमियम और कॉपर अपवाद होते हैं। कद्दू अपवाद अपवाद कुछ नहीं होता। यहाँ देखो भैया, होता क्या, एक आदमी था हुंड ने कहा अगर किसी के पास पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे या आधे इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज्यादा स्थायी होगा। यहां 3D में कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। डी में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ला दें तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, और यहां कितना रह जाएगा? 1। तो भैया हुंड ने कहा किसी के पास पूरे हों या आधे हों तो ज्यादा स्थायी है, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहां भेज देते हैं। 3D में 5 हो जाता है, 4s में 1 हो जाता है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? इसमें 2 ही आ सकते हैं। तो पहले 2 थे, अब अगर आधा एक चला भी गया तब भी आधा तो है ही, एक तो है ही। तो इस तरीके से इसका विन्यास ऐसे भी बन जाता है। ऐसे ही 29 नंबर में क्या है? देखो यहां पे 3D 9 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 4s में 1 हो जाएगा, ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो ये इनके अल्टरनेट ऐसे करके कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग बनाते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आराम से लिख लोगे। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें जानते हो भैया? हम हमेशा 9th क्लास में बच्चों से कहते हैं, किसी 9th क्लास के बच्चे को पकड़ के आज रील भी डालेंगे, देखना वो सुना देगा 1 से 30 तक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कमेंट में बताना कितने लोगों को आता है भाई, ठीक है। दूसरा है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। भैया कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी मतलब नेता, जीजा मौसा टाइप लोग बोले आओ जरा बैठो आके तुम्हारी बारात के बारे में तुम्हें बताएं कि तुम बारात नहीं करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बारात करा के तुम्हें फंसा दिया, अब तुम भुगतो, अपने आप चले गए। समझ गए? जीजा मौसा टाइप लोग, नेता टाइप लोग। डी ब्लॉक के पास होता क्या है? खाली ऑर्बिटल है। डी में 10 आ सकते हैं और किसी में 1 है, किसी में 2 है, तो खाली जगह होती है। जब इनके पास खाली जगह होती है, डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, तो कहते हैं आओ जरा बैठवा के, खाली जगह बैठवा के हमारे यहाँ थोड़ा बैठ के चर्चा करते हैं। और उत्प्रेरक गुण यानी रिएक्शंस को करा देते हैं। वो लोग जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन रिएक्शन के वेग को बढ़ा देंगे, घटा देंगे, वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये सबसे अधिक कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे एक रिएक्शन लिख दी हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 निकिल की उपस्थिति में बना रहा है एथेन, तो निकिल क्या है? डी ब्लॉक है भाई, ठीक है। SO2 ने O2 से क्रिया करी, प्लेटिनम की उपस्थिति में बना रहा है, प्लेटिनम क्या है? डी ब्लॉक है भाई। यानी ओवरऑल बात करें तो हमने लिख दिया इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने के कारण, डी ऑर्बिटल खाली होने के कारण फ्री बैलेंस एक्टिव सेंटर इनके पास होते हैं। एक्टिव सेंटर मतलब भाई खाली जगह, चटिया लगाने की जगह, तथा ये आसानी से जुड़कर कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे जिंक में आपने देखा 3D10 है, तो जिंक के पास 10 होते हैं, कैडमियम के पास 10 होते हैं, Hg के पास 10 होते हैं, डी ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं। इस कारण ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। जो संतुष्ट है, जो पूरा भरा हुआ है, वो नपोर में नहीं पड़ता है। कौन पड़ेगा, कौन कलेश में पड़ेगा? जिसके पास नहीं होगा भैया, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन सबको पता है, आजकल चारों तरफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड ही चल रहा है। आपने देखा होगा सबको दूसरे के ब्लॉग चैनल वाले इतने वायरल क्यों हो रहे हैं? सबको इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाना है, सबको दूसरे के घर में घुस के देखना है कि क्या हो रहा है। यही तो है, जब ये भैया डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो बीच में खाली जगह रह जाती है जहां दूसरे लोग घुस जाते हैं, उसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। जब किसी ट्रांजिशन मेटल एटम का, समझो जब कोई डी ब्लॉक वाला
वाला एटम, साइज बहुत ज़्यादा होता है, तब इनके क्रिस्टल लैटिस में बहुत अधिक गैप हो जाता है, जिससे इन गैप में छोटे छोटे एटम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आकर फिट हो जाते हैं। इन्हें इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। कार्बन फिट होगा तो ये कह देंगे मेटल कार्बाइड बन गया, हाइड्रोजन फिट होगा कह देंगे हाइड्राइड बन गया, ऑक्सीजन फिट होगा कह देंगे ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन फिट होगा कह देंगे नाइट्राइड बन गया। जैसे ये देखो भैया, ये बड़े बड़े जो दिख रहे हैं ये मेटल आइटम है, बीच में पिद्दी पिद्दी से लोग घुस गए, जो क्या है इंटरस्टिशियल गैप है, खाली जगह है जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन ये सब आकर फिट हो जाएगा भैया। ठीक है, मेटल्स को कार्बन, हाइड्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ लो टेंपरेचर पर खाली गर्म कर दो, जो डी ब्लॉक है कार्बन कार्बन के संग में खाली गर्म कर दो, आराम से भैया इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाते हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो अनुपात निश्चित नहीं होता कि कौन कितना घुला हुआ है, मेटल और एलिमेंट के बीच कोई स्पेशल बॉन्ड नहीं बनता है, मेटल की सरफेस पर एक चमक बनी रहती है भैया। ठीक है, चौथा पॉइंट बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जो जितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है वही ऑक्सीकरण संख्या है भैया। यहां देखो फाइनल ईयर में हो यार, जैसे हम कहें स्कैंडियम ट्रिपल पॉजिटिव, इसका मतलब इन्होंने किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। जैसे हम कहें क्लोरीन नेगेटिव, मतलब किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इन्होंने 3 दे रखे हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है, इन्होंने 1 ले रखा है तो ऑक्सीकरण संख्या -1 है। यानी ओवरऑल बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या का मतलब कौन कितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है। तो ये लोग वेरिएबल ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेंगे। ये देखो सभी ट्रांजिशन मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे अगर FeCl2 की बात करें तो 2 Cl के ऊपर 2 माइनस, तो इनके ऊपर 2 प्लस होंगे, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2 है। FeCl3 कर दोगे तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +3, और दोनों ही बनते हैं। इसका मतलब इसमें +2 ऑक्सीकरण है, इसमें +3 ऑक्सीकरण है, यानी वेरिएबल ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। स्कैंडियम, स्कैंडियम का नंबर कितना होता है? 21। 21 में से अगर ये 3 दे देगा तो कितने बचेंगे? 18, और 18 नंबर आर्गन होता है। समझो भैया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब अक्रिय होते हैं, बाबा होते हैं। कौशल लुईस ने कहा जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कोश में, वो इलेक्ट्रॉन ना लेगा ना देगा। आर्गन का विन्यास होता है 18, बनता है 2, 8, 8, बाहर 8 है, ये लेते देते नहीं है भैया। तो स्कैंडियम 21 इलेक्ट्रॉन है, ये भी जुगाड़ में है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दें 18 बना के बैठेंगे आराम से स्कैंडियम के ऊपर। इसलिए स्कैंडियम केवल +3 देता है। बोले हमें बाबा बनना है, हमें इलेक्ट्रॉन 18 करना है और नौटंकीबाजी नहीं पढ़ पाएंगे, इस वजह से स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। ये देखो आर्गन का 18, ये 1, ये 2, 2, 3 दे दिया, 0, 0 हो गया, 18 का विन्यास बन गया। ऐसे ही जो जिंक है केवल +2 दिखाएगा, क्योंकि जिंक का विन्यास क्या है? 3D10 4s2, डी पूरे 10 भरे हुए आखिरी में, तो ये बाहर वाले 2 दे देगा, केवल +2 दिखाएगा, बाकी कोई भी लेना देना नहीं होगा भैया इसे। ठीक है, कलर की बात करें तो जितने भी डी ब्लॉक वाले हैं लगभग सारे के सारे कलर दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं भैया। ठीक है, जैसे स्कैंडियम ट्रिपल पॉजिटिव D0 कॉन्फ़िगरेशन है। D0 समझ रहे हो भैया क्या? कि भैया अभी हमने आपको विन्यास बनाया कि स्कैंडियम का विन्यास क्या था बताओ? 21 नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, इधर उधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये N+L के नियम से सही है, वो आवर्त सारणी के हिसाब से सही है। भैया जरा ध्यान से समझो, 21 हैं, जब ये 3 दान करेगा तो 1 ये चला जाएगा, 2 ये चले जाएंगे। क्या इनके पास कोई डी बचा? नहीं बचा, तो ये D0 कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए कलरलेस है, कोई कलर नहीं, क्योंकि डी है ही नहीं इनके पास। ठीक, टाइटेनियम में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है 3 प्लस देने के बाद, तो ये पर्पल दिखाता है। वेनेडियम ट्रिपल पॉजिटिव भैया ग्रीन कलर दिखाता है। क्रोमियम ट्रिपल पॉजिटिव बैगनी कलर दिखाता है। तो इस तरीके से जितने भी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे कलर शो करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो अभी हमने आपको बताया कि जैसे डी ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से घूमता है, एक तो वो अपनी जगह पे घूमता है, एक्सिस पे, जैसे पृथ्वी घूमती है, एक तो अपनी एक्सिस पे घूमता है। दूसरा नाभिक के चारों तरफ घूमता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है, जैसे पृथ्वी भी घूमती है सूर्य के चारों तरफ। इससे 2 मोशन, जब अपनी जगह पे घूम रहा है तो उसे कहते हैं स्पिन मोशन, और चारों तरफ घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, उसे कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो दोनों के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। तो ये सभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। डायामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं। डाई मतलब 2, जिनमें जोड़ों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जोड़े में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें डायामैग्नेटिक कहते हैं। जिनमें बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें पैरामैग्नेटिक कहते हैं। जिनमें कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं, गरम गरम करकरा के अलग कर सकते हो, डोमेन बन जाते हैं, उन्हें फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। तो जैसे हमने लिख दिया, डायामैग्नेटिक में स्कैंडियम है, क्रोमियम है, पैरामैग्नेटिक में टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, फेरो में Fe है, CO है, Ni है।
यानी ओवरऑल बात करें तो ये लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कारण क्या है? तो कारण है भैया कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन भी करता है, अपनी जगह पर भी घूमता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल मोशन भी करता है भाई, ठीक है। तो पहले स्पिन मोशन लिख दिया, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर घूमता है जिससे स्पिन मोशन प्रोड्यूस होता है। स्पिन मोशन के लिए फार्मूला μs बराबर gs √s+1 इंटू Vm। Vm क्या है? बोहर्स मैग्नेट्रॉन होता है, इसकी एक सर्टेन वैल्यू होगी। s स्पिन क्वांटम नंबर है भैया, क्वांटम संख्याएं सुनी है जो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताती हैं। g रेशियो है जाइरो मैग्नेटिक, μs क्या है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी स्पिन के कारण कुछ मोमेंट हो रहा है जो चुंबक को उत्पन्न करेगा। ऐसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ भी ये घूमेगा, तो ऑर्बिटल यानी μl से लिख देंगे। सेम इक्वेशन μl बराबर gl l+1 इंटू Bm। Bm फिर से बोहर्स मैग्नेट्रॉन है, l आपकी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हो जाएगा, जीएल फिर जाइरो मैग्नेटिक रेशियो हो जाएगा और म्यूएल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। यानी कुल मिला के जो चुंबकत्व का गुण है दो के कारण हो रहा है। अपनी लैंग्वेज में लिखो, हम हमेशा कहते हैं दो के कारण, कि एक तो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहा है। दोनों को जोड़ देंगे, अतः किसी इलेक्ट्रॉन में टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट म्यूजे के बराबर होगा। तो म्यूजे बराबर स्पिन प्लस ऑर्बिटल म्यूएस प्लस म्यूएल के बराबर हो जाएगा। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, म्यूजे बराबर जीजे जे+1, यानी टोटल क्वांटम नंबर है यहां पर जे, और इसी की वजह से टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। ये एक नॉर्मल इक्वेशन हमने निकाल ली है। इस इक्वेशन से चाहे एस ब्लॉक हो, चाहे पी ब्लॉक हो, चाहे 3D हो, 4D हो, 5D हो, एफ हो, सबके मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम लोग 3D पढ़ रहे हैं, तो 3D के लिए भैया म्यू एल की वैल्यू 0 होती है। 3D में ऑर्बिटल मोशन नहीं होता है, 3D में सिर्फ स्पिन मोशन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूमता है, तो म्यू एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो म्यू जे का मान सिर्फ म्यू एस के बराबर रह जाएगा। इक्वेशन में रखेंगे तो म्यू बराबर जीएस s+1, यानी केवल s वाली इक्वेशन होगी 3D के लिए, L वाली इक्वेशन 3D के लिए नहीं होगी। और इसी की वजह से चुंबकत्व का गुण आएगा 3D वाले एलिमेंट्स के अंदर। इसमें केवल S यानी स्पिन की बात हो रही है, इसलिए इसे स्पिन ऑनली फार्मूला भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है, 3rd सेमेस्टर में भी आपको पढ़ाया था, K4FeCN का होल ऑफ 6, ठीक है। क्या है ये? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे। बाहर वाला CMA कहलाता था, ठीक है, बाहर वाला सिंपल आयन कहलाता था। बाहर वाला क्या कहलाता था? सिंपल आयन कहलाता था। ये CMA कहलाता था। ब्रैकेट वाला लिगैंड कहलाता था। तो ये जो CMA लिखे होते हैं ये सब D ब्लॉक वाले हैं। देखो Fe D ब्लॉक का है, Fe D ब्लॉक का है, ये लिगैंड है। तो लिगैंड जो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, इनके पास खाली D ऑर्बिटल होते हैं, ये उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये लिगैंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैकेंट D ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट कर लेते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी ओवरऑल बात करें तो 6-7 पॉइंट है, कुछ भी कठिन नहीं है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो भैया, पूरा एक कोर्स बहुत कायदे का हम अपलोड कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन पे। जिंदगी में कुछ सीखना है भैया, जाके पिक्चर देख आओगे, पता नहीं कौन कौन सी पिक्चर देख रहे हो, पिज्जा खाई आओगे, ठीक है, पता ही नहीं क्या क्या करोगे यार, बैठ के वेरीफाइड टिक ले लोगे 700-800 रुपए का। लेकिन ओवरऑल अगर हम आपसे कहें कि भैया सिर्फ 399 रुपए में वैल्यू एड होगी जिंदगी में, फायदे क्या है? फायदे ये, आप एसएससी अभी फाइनल ईयर में हो यार, अपने कंपटीशन पे ध्यान दोगे कि तुम एक एक वीडियो का इंतजार करोगे बैठ के। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो, सिर्फ 399 रुपए में आपको मिल जाएगा। कल पहली यूनिट हमने पूरी लगभग अपलोड कर दी है, सारी चीजें अपलोड करवा रहे हैं। 3-4 दिन के अंदर सब कुछ अपलोड हो जाएगा भाई। उसके बाद जब मन करे, मान लिया 50 वीडियोस हैं, ठीक, जब मन करे बैठ के 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं होती है भाई, ठीक है, आराम से बैठ के देख डाली, 4-6 दिन के अंदर रिवाइज कर लिया, पता हुआ 6 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा कोर्स बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड बना रहा है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 बिल्कुल कायदे से भाई, ठीक है। तो अगर वाकई में कुछ करना चाहते हो तो जुड़ जाना, वरना यहां पर भी जैसे 3D वाला मोस्ट वांटेड है तो हम यूट्यूब पर भी ये पब्लिक कर रहे हैं और ये आपको कोर्स पर भी मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां पर भी हम आपको जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर में आते हैं वो देते रहेंगे। टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKD BSc, फ्री वाले जितने भी क्लासेस हैं उनकी ये PDF, जैसे 3D एलिमेंट्स, उनकी ये PDF आपको टेलीग्राम पर फ्री में मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो जैसा आपका मन करे वैसा कर लो, सारा इंपॉर्टेंट पहले भी पढ़ा रखा है। इंपॉर्टेंट वीडियोस बच्चे कमेंट्स कर रहे थे तो दोबारा से कंटिन्यू कर दी हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, अगर स्ट्रक्चर्ड सब कुछ चाहिए तो भैया ज्वाइन कर लो। बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय, रात में ब्लॉग वाला चैनल फॉलो करना, रात में 5-5, 6-6 बजे तक चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। और पहली बार देख रहे हो भैया, इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि BSc से रिलेटेड प्योर कंटेंट हमेशा लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।